भारत को ज़रूर कुछ करना चाहिए। इससे नेपाल को तो नुकसान होना ही है। उसके बाद जब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादियों का अड्डा हो जाएगा, बेस बन जाएगा, तब तो भारत को भी तो उससे परेशानी होगी ना। बॉर्डर कंट्री भारत और चाइना, दे आर वॉचिंग वेरी क्लोजली जी, एंड अमेरिका इज ऑल्सो वॉचिंग वेरी क्लोजली। हमारे बॉर्डर को अमेरिका में भी मॉनिटरिंग इट इनडायरेक्टली। जी, नेपाल की जो ये दंगा हो रहा है इसको हाँ, क्योंकि उसे अनस्टेबल नेपाल चाहिए, स्टेबल नेपाल नहीं चाहिए। जब तक बालेन जी इस गुत्थी को न सुलझाएं, उनका भारत जाने से मेरे विचार में उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। फर्स्ट दिस विल बी सॉल्व नाउ जी, पर अभी ये जो वायलेंस है, अगर ये कंट्रोल में ना आए, इट मे कम अंडर कंट्रोल बट इट वोंट सबसाइड। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो फिर शुरू होगा, देन इट विल बी अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट जो कम्युनल वायलेंस होगा, जो और बड़े स्केल में होगा, उसके लिए नेपाल और भारत दोनों यूनिफाइड रूप से अगर टैकल कर ले, तो मेरे ख्याल से जो लोग इसके पीछे हैं, इसमें मेरे ख्याल से भारत के अपोजिशन लोग भी हैं, क्योंकि दे हेट मिस्टर मोदी। राष्ट्रीय सवाल और नेपो इन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन और आज हम नेपाल में हो रहे सांप्रदायिक द्वंद्व और इससे होने वाले खतरा के विषय में बातचीत करने वाले हैं। इस जो द्वंद्व हो रहा है, इससे नेपाल और भारत के रिश्ते में, बॉर्डर में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस संदर्भ में मेरे घर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए मेरे पास विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। अब नेपाल में करीब 5 दिनों से यहाँ पर सांप्रदायिक द्वंद्व हो रहा है, हिंदू के बीच में और मुस्लिम के बीच में। ये रोकने की बजाय झंझन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या अब इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नेपाल की स्टेबिलिटी पर, या बोलूँ नेपाल के जो अभी गवर्नमेंट है, ये सरकार जैसे करीब 2/3 मेजोरिटी के साथ अभी सरकार बनाए, अब इस सरकार को क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जो विवाद हुआ है इससे? देखो सुमन भाई, हमारे यहाँ तो इफेक्ट पड़ना ही है, क्योंकि दंगा हमारे यहाँ हुआ है, वायलेंस हमारे यहाँ हुआ है, तो हमें तो इसका इफेक्ट पड़ना ही है। बिल्कुल। और ये बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे सोवरेनिटी में ही इसमें इफेक्ट पड़ सकता है जी। अगर हम लोगों ने पहला एपिसोड में भी मैंने कहा है कि करीब 15 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत से यहाँ घुसपैठ किए हुए नेपाल में, या इन्फ्लेटेड ईयर, तो उसको रोकने के लिए भारत को ज़रूर कुछ करना चाहिए। इससे नेपाल को तो नुकसान होना ही है। उसके बाद जब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादियों का अड्डा हो जाएगा, बेस बन जाएगा, तब तो भारत को भी तो उससे परेशानी होगी ना। उससे पहले भारत को नेपाल में जो आने वाले जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या भारत से जो आ रहे हैं इलीगली, उसको बॉर्डर में रोक देना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन विद नेपाल, क्योंकि हम लोग नहीं रोक सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अगर भारत रोक दे और हमारे जो बॉर्डर पोस्ट हैं उन लोगों से कोऑपरेशन करके अगर वो लोग रोक दें, वो एक फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रेंडशिप हो जाएगा यहाँ जी। उसको नेपाल को अप्रिशिएट करना चाहिए। नेपाल को रिस्पॉन्ड करने में या सहयोग मांगने के लिए हिचकिचाहट हो रही है मेरे ख्याल से जी, क्योंकि हमारे यहाँ एंटी मोदी वेव बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत तगड़ा है। अगर हिंदुस्तान से, मोदी गवर्नमेंट से अगर हमारा गवर्नमेंट जी, डायरेक्ट सहयोग मांगे, अगर रिक्वेस्ट करे सहयोग के लिए, देन इट विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेप में। जी।
अगर हिंदुस्तानी कर दे इसको पहले भारत, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, और धीरे धीरे जो एंटी मोदी वेव नेपाल में है वो मेरे ख्याल से कम होता जाएगा। उसके बाद नेपाल को इस मुसीबत से निकलने के लिए, इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए भारत को अपनी तरफ से मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल और जो एक्सपर्ट सलाह है, एडवाइस देना चाहिए। अगर हो सके तो फिजिकली भी हेल्प करना चाहिए, फिजिकली लास्ट आना चाहिए, पर भारत को ये दिखाना चाहिए, प्रूव करना चाहिए ऑन द ग्राउंड कि हम लोग रियली इंटरेस्टेड हैं इसको सामने करने के लिए, रोकने के लिए जी। और उसके बाद जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी हैं, भारत को एक प्रपोजल करना चाहिए नेपाल गवर्नमेंट को, जिससे इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए भारत नेपाल का सहयोग करे। जी, जैसे अभी करीब 5 दिन से नेपाल और भारत के जो बॉर्डर साइड है उस साइड में अभी जैसे दंगा हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू के बीच में बवाल हो रहा है, और इस क्या होगा जिस तरह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है, क्या हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी को भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भारत में है उन लोगों को नेपाल में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, दे विल बी इंस्पायर्ड टू डू दैट। जी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद दे विल फील मोर सिक्योर इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू बांग्लादेश। हाँ, वो एक पॉइंट है। उससे पहले मैं जो चीज़ कह रहा था, what I was saying before is, if these steps are taken, the steps that I mentioned previously, if these steps are taken, then नेपाल में एक कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाएगा कि हाँ वास्तव में भारत हमारा दोस्त है, उससे मोदी जी को बालन से बात करने में थोड़ा सरल होगा, इट विल बी मोर ईजी फॉर हिम एंड इट विल ओपन अप बालन जी ऑल्सो। जब दो देश के प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, अगर ये 3-4 स्टेप जो मैंने कहा अगर भारत सरकार ले ले, तब बालन शाह विल ओपन अप हिमसेल्फ और फ्रैंकली बात करेंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे। ही वोंट फील ह्यूमिलेटेड। जी, वो फील करेंगे कि यस आई एम विद अ ट्रू फ्रेंड। अल्टीमेटली ये डिपोर्टेशन के लिए भी भारत का सहयोग चाहिए। जी, अभी के वक्त में बॉर्डर सिक्योरिटी में क्या 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 इफेक्ट पड़ रहा है अभी के वक्त में? जैसे ये 5 दिनों से जो बॉर्डर साइड पर उस जगह पर अभी ये जो विवाद हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है अभी के वक्त में ये इंडिया को और नेपाल को? जी, बॉर्डर साइड है उनमें। देखो सुमन भाई, हमारे बॉर्डर कंट्री भारत और चाइना, दे आर वॉचिंग वेरी क्लोजली जी, एंड अमेरिका इज ऑल्सो वॉचिंग वेरी क्लोजली। हमारे बॉर्डर को अमेरिका में भी मॉनिटरिंग इट इनडायरेक्टली। जी, नेपाल की जो ये दंगा हो रहा है इसको हाँ, क्योंकि उसे अनस्टेबल नेपाल चाहिए, स्टेबल नेपाल नहीं चाहिए अमेरिका को। क्यों? अगर स्टेबल नेपाल हो गया तो चाइना और भारत दोनों नेपाल के मदद के लिए आ जाएंगे। दे वोंट बी सस्पिशियस टू टेक द हेल्प। नेपाल वोंट बी सस्पिशियस। जी, अभी जो सस्पेशन है दोनों तरफ, हमारे बॉर्डर स्टेट्स जो हैं हमारे नेबर से, वो हट जाएगा। उसके लिए भी इस चीज़ को सॉल्व करना, पहले भारत को फर्स्ट 3-4 स्टेप लेना चाहिए, उसके बाद या उसके साथ ही उसको चाइना को भी सपोर्ट करना चाहिए। जी, ऐसा हो गया तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस नेपाल से हट जाएगा, वो मेरा मानना है। आई थिंक दैट विल बी मोर
in favor of the peace in this area, in this region at least. अब जब भारत, चाइना और बीच में नेपाल, तीनों में एक फ्रेंडली रिलेशन हो जाए तो उससे जो नेक्स्ट वर्ल्ड है, जैसे रशिया ऑफ कोर्स वो भी उसी उसमें आ जाएगा, यूरोप एंड द ग्लोबल साउथ, जी दे विल ऑल्सो फॉल इन लाइन. उन लोगों को भी जो अंडरस्टैंडिंग हम तीन देशों में बीच में होगा उसको मानने के लिए वो लोग भी हम लोगों को मदद करेंगे. देन विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन. जी, जैसे अभी बात चल रहा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया जाने वाले हैं, इंडिया के भ्रमण करने वाले हैं. अब वहाँ जाने से पहले जैसे नेपाल में दंगा हुआ, अब अगर बालेन्द्र शाह कुछ समय में ही इंडिया गए तो उन्होंने क्या बात करना चाहिए होगा इंडिया के साथ? अभी के वक्त में नेपाल में जो बॉर्डर साइड में हो रहा है, फिर होने वाला है, अब क्या क्या बात बालेन्द्र शाह ने इंडिया जाकर नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्रधानमंत्री भी है उनके साथ करना होगा? देखो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भारत और नेपाल, जी, दे आर साइमीज ट्विन्स. हम लोग अपना सिविलाइजेशन, फेथ एंड कल्चर से बंधे हुए हैं. जी, इवन जियोग्राफिकली हम लोग बंधे हुए हैं. हमारा ट्रेड, ट्रांजिट, एयर स्पेस सब भारत से जुड़ा हुआ है. जी, सो वी कांट एफर्ट टू लीव, सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम इंडिया, भारत. हाँ, दैट इज आवर कंपल्सन. और भारत को भी इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए कि एज वी आर लाइक साइमीज ट्विन्स, अगर नेपाल को नुकसान हो गया या नेपाल अपने ही लीडरशिप के कमज़ोरी, बेवकूफ़ी से अगर कुछ नुकसान हो गया नेपाल को, तब भारत को भी नुकसान है, ये समझना चाहिए. अभी सुमन भाई ने उसका ये भारत का विजिट का जो बात छेड़ा है, उसमें अभी ये जो वायलेंस हुआ, ये जो कम्युनल वायलेंस हुआ, उसके बाद ये जो रूलिंग पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसमें एक क्लियर किस्म का टाइप का एक डिवाइड दिखाई दे रहा है. जी, क्योंकि यहाँ पर पार्टी एक तरफ चल रहा है, गवर्नमेंट एक तरफ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग हिज ओन वे, और हमारे जो रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं रवि लामिछाने, वो अपना ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं. जी, प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, पर वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहे. क्यों ऐसा हो रहा है? वही चीज़ तो है ना. जब तक बालेन जी इस गुत्थी को न सुलझाएं, उनका भारत जाने से मेरे विचार में उतना फ्रूटफुल नहीं होगा. फर्स्ट दिस विल बी सॉल्व नाउ. जी, पर अभी ये जो वायलेंस है, अगर ये कंट्रोल में ना आए, इट मे कम अंडर कंट्रोल बट इट वोंट सबसाइड. फिर नेक्स्ट टाइम जब वो फिर शुरू होगा, देन इट विल बी अनकंट्रोलेबल. जी, we may have a pause of say a week or 15 days or even a month or even after Dasera or most probably within the Dasera function. जी, अगर ये इरप्ट हो गया तब तो हमारे ख्याल से दिस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल. तो इससे पहले अपने हाउस को ऑर्डर में लाना चाहिए बालेन जी को, मतलब अपने पार्टी को. ही शुड एटलीस्ट टॉक विद हिज पार्टी प्रेसिडेंट एंड along with after that he should have a parliamentary board meeting. जी, Then he should come out with a unifying conclusion. अगर वो हो जाए
then this visit will be fruitful. जी But even without that, he should go as soon as possible to meet Mr. Modi, Prime Minister Modi. उससे क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट जो कम्युनल वायलेंस होगा, जो और बड़े स्केल में होगा, उसके लिए नेपाल और भारत दोनों यूनिफाइड रूप से अगर टैकल कर ले तो मेरे ख्याल से जो लोग इसके पीछे हैं, इसमें मेरे ख्याल से भारत के ऑपोजिशन लोग भी हैं, क्योंकि दे हेट मिस्टर मोदी। जी अभी हम लोग उसमें देखें अब की बार जो कॉकरोच एजिटेशन है, और दो दिन से तो मैं लोक सेवा का प्रोसीडिंग देख रहा हूँ। उससे क्या दिखाई दे रहा है कि नेपाल और भारत जितना जल्दी एक दूसरे से कोऑपरेट करके इस चीज़ को, इस नेपाल के अंदर जो कम्युनल वायलेंस है उसको जितना जल्दी कंट्रोल करे, अंडर कंट्रोल लेके आए, उतना ही अच्छा मोदी जी को भी इंटरनली फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लोग ऑपोजिशन पार्टी भी इस आग में घी डाल रहे हैं। जी अभी के वक्त में देखें तो जैसे ये द्वंद्व, ये वायलेंस जो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 5 दिनों से ये चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये वायलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर भी नेपाल के जो गवर्नमेंट है, बारेन्द्र शाह नेतृत्व में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रोकने के लिए कोई भी पहल करते हुए नहीं दिखा जा रहा है अभी के वक्त में। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री? क्योंकि अभी सड़क में प्रहरी है और वहाँ की सेना भी इस टाइम घटनास्थल पे, फिर भी वहाँ पर सरकार ने कोई बातचीत के या बोलो नेगोशिएशन के कोई भी माध्यम नहीं क्रिएट किया है। ऐसा क्यों है? क्या सरकार चाहता है कि नेपाल में और भी दंगा भड़के, इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर साइट है वहाँ पर और भी दंगा भड़के? ऐसा चाहते हैं नेपाल के गवर्नमेंट? क्या है इसका रीज़न? मेरे ख्याल से उतना डीपली थिंक करने के लिए उन लोगों के पास समय भी नहीं होगा। आई डोंट थिंक दैट हैज़ कम टू दैट माइंड। वो तो और हम लोग के लिए घातक होगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा अगर हुआ तो। लेकिन पहली बात यह है कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है, मुझे सुनने में आया कि होम मिनिस्टर को जी तीनों डिफेंस आर्म्स जो हैं, जैसे सिविल पुलिस है, आर्म पुलिस है और आर्मी, तीनों ने, क्योंकि अभी आर्मी के कंट्रोल में है ना, हाँ, आर्मी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल दिस वायलेंस, तो तीनों का जो ब्रीफिंग है गवर्नमेंट को थ्रू द होम मिनिस्टर इज़ इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलना चाहिए। जी ये टैक्टिकली इट कांट बी सॉल्व, इट शुड बी सॉल्व पॉलिटिकली। अब ये लोग सोचते होंगे कि यहाँ के लोकल पार्टी को साथ में लेके अगर ये सॉल्व हो जाएगा, मैं नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि लोकल जो रीजनल पार्टीज़ हैं तराई के या मध्य प्रदेश के हैं, मेरे ख्याल से वो लोग इसको, इन लोगों को संरक्षण कर रहे होंगे, क्योंकि ये आज की बात तो नहीं है। ये मेरे ख्याल से 15 साल से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो वो भी जैसे बिहार में, यूपी में वोट बैंक बनाया गया, वेस्ट बंगाल में वोट बैंक बनाया गया, कितनों को तो यहाँ भी वोट बैंक बनाया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को। मुस्लिम कम्युनिटी, ये जो नहीं मुस्लिम, हमारे नेपाली मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं, ये जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो आए हैं, दे मस्ट हैव वोटेड एटलीस्ट ट्वाइस इन आवर इलेक्शन ऑल्सो। जी जैसे भारत में किया है वैसा ही होगा। तो लोकल जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके साथ साथ हमें भारत से एक सीरियस डिस्कशन करके वी शुड टेक देयर हेल्प, क्योंकि वो भारत ही
अपना 1800 किलोमीटर का जो हमारा ओपन बॉर्डर है उसको कंट्रोल कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। जी। दैट इज़ फॉर श्योर। हम लोग जितना भी यहाँ पर घमंड कर ले, लेकिन दैट इज़ आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, हम लोग नहीं कर सकते। हमारे सिविल पुलिस, दे आर नॉट ट्रेन फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हमारे आर्म्ड पुलिस इस टाइप के एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन नहीं है। आई डोंट थिंक इवन आवर आर्मी इज़ केपेबल ऑफ दैट। तो हमें उन लोगों से टेक्निकल नो हाउ चाहिए, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का हमें सहयोग चाहिए, टेक्नोलॉजी का सहयोग चाहिए, इंफॉर्मेशन का सहयोग चाहिए। एटलीस्ट बॉर्डर में कहाँ पर नेक्स्ट ट्रबल जनरेट होगा, वो अगर इंफॉर्मेशन भारतीय तरफ से साइड से अगर नेपाल को मिल जाए, देन वी कैन ऑपरेट इमीडिएटली। जैसे अभी खाड़ी युद्ध में हुआ, सब कहते हैं कि ईरान को चाइना और रशिया सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा, लोकेशन दे रहा है। वैसा ही लोकेशन हम लोगों को भी चाहिए जी। हम लोगों को भी, नॉट ओनली अलोंग द बॉर्डर, इवन इनसाइड द कंट्री कहाँ है क्या है, उन लोगों का जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वो हमें मिलना चाहिए। दे शुड गाइड अस, क्योंकि ये दोनों का कॉमन प्रॉब्लम है। फर्स्ट इट विल गॉबल अप नेपाल, और वंस इट गॉबल्स अप नेपाल, वो हो जाएगा हिजबुल्ला जैसे सदर्न लेबनान को कैप्चर करके वहाँ से इजराइल को अटैक करता है, वैसा ही मेरे ख्याल से भारत को वो डेंजर रहेगा। इसलिए भारत को इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों का सहयोग करना चाहिए। ओके सर, जैसे कि अब नेपाल में बढ़ता ही जा रहा है ये विवाद या बरू ये वायलेशन, अब कैसे कंट्रोल करना होगा इसको? आपको क्या मानना है नेपाली गवर्नमेंट को? आपने तो इंडियन गवर्नमेंट की भी सहायता हमें आवश्यकता है, आपने ऐसा बोला। अब क्या करना चाहिए होगा? नेपाल गवर्नमेंट ने क्या करके इसको समाधान कर सकता है अभी के वक्त में, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। देखो सुमन भाई, इसको कंट्रोल न किया गया तो हम लोग बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। हम लोग लेबनान हो जाएंगे, यमन हो जाएंगे, इवन वी कैन बिकम गाजा। जी। उस चीज़ का डर है मुझे, इसलिए इसका तो कोई चॉइस ही नहीं है। अब क्या करना है गवर्नमेंट को? तो हम लोग तो कह ही रहे हैं ना, अब थोड़ा सा पेशेंटली, थोड़ा सा विवेक यूज़ कीजिए, उसके बाद आप लोगों को लाइट दिखाई देगा। इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। दे आर ऑल एजुकेटेड चिल्ड्रन। जी। आई एम कॉलिंग देम चिल्ड्रन बिकॉज दे आर वेरी यंग टू मी अकॉर्डिंग टू माई एज। तो उन लोगों को बैठ के यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से भी बात करना चाहिए। बिल्कुल। आर्मी चीफ से बात करना चाहिए, आर्मी इंटेलिजेंस से बात करना चाहिए। यहाँ पुराने जो हमारे यहाँ जो हम लोग जिसको बौद्धिक लोग कहते हैं, जिसको हिस्ट्री मालूम है, जो भारत को अच्छी तरह से समझता हो, अपनी नज़र से नहीं, जो वास्तविक भारत को पहचान समझता हो। यहाँ पर हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो अपनी नज़र से भारत का डिस्क्राइब करते हैं। भारत इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन सीन। मैं तो भारत में ही पढ़ा हूँ, मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को देखा, उस टाइम का भारत देखा, शास्त्री जी का देखा, मैंने तो चाइनीज़ एग्रेशन में मैं वॉलंटियर था। मैं दार्जिलिंग में हम लोग जो घायल सैनिकों को हम लोग केयर करते थे, वी यूज्ड टू वॉलंटियर देयर। मैं बीएससी में पढ़ता था दार्जिलिंग में, सो आई नो क्लोजली अबाउट भारत। एंड विद इन दिस 12 years जो पहले भारत था वो आज नहीं है। जी।
जो पहले का भारत का पॉपुलेशन था वो आज नहीं है, जो यूथ है वो नहीं है। आज 28 years old एवरेज एज वाले लोग रॉकेट उड़ाते हैं। जी, दिस इज द प्रेजेंट डे भारत। सो यू शुड बी रीजनेबल एंड टॉक। हम लोग अभी इतने सारे समय तो इसी चीज़ में बात किए हैं ना, हम लोग डिस्कस किए हैं कि क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन जहाँ है वहीं ढूंढना चाहिए। हम लोग इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाइना में ढूंढने से नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी इंसर्जेंट्स आए हैं यहाँ पर, ये लोग सब भारत से ही आए हैं या भारत के रास्ते से आए हैं। दे एटलीस्ट स्पेंट 2 generations there from 71 and come here। वो लोग भारत का कल्चर, भारत का सोसाइटी से वाकिफ है, हमारे सोसाइटी और कल्चर से नहीं है। जी, दे कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी इजीली। हाँ, मेरा मानना ये है। तो हम लोगों को खुला दिल से, ठंडा दिमाग से अभी का जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समझ के, आज का भारत और आज का चाइना को समझ के एक निर्णय लेना चाहिए, और दोनों देशों के सहयोग से। फर्स्ट वी शुड टेक भारत हेल्प एंड देन वी शुड टेक चाइनीज सपोर्टिंग हेल्प, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके सर, आपने ये समय देकर हमारे साथ ये महत्वपूर्ण बातचीत किया। नेपाल की जो परिस्थिति है इस बारे में आपने हमें जानकारी भी दी, और इसका समाधान के लिए क्या करना चाहिए इस संदर्भ में भी आपका राय हमारे साथ रख दिया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। थैंक यू।